वक्ता का कि बोलने के बाद फल तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वृक्ष फलने फूलने से पहले ही काट दिया जाएगा। तो मैं आ गया हूँ। अब जैसा कि हमारे पास में बैठे बंधु ने कहा कि मैं आप सब लोगों के वक्तव्यों पर अपना वक्तव्य दूं, तो यह तो आलोचना हो जाएगी या समीक्षा हो जाएगी। इसके विपरीत मैं केवल इतना कहूंगा कि आज अनुवाद, व्यक्तित्व, फिल्म और भाषा विज्ञान, साथ ही साथ राजभाषा पर भी बड़ी अच्छी एक संगोष्ठी हो गई, अपने आप में संपूर्ण। और मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा कि अध्यक्षीय टिप्पणी देते समय मैं ये ध्यान दिला दूं आपको कि बीज वक्तव्य में जो कहा गया था कि किस प्रकार से हिंदी भाषा एक विश्व भाषा की तरफ जा रही है, और आज की तारीख में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। ये सब इतिहास है, पर आप इतिहास और भाषा विज्ञान के ग्रंथों में ये सब बातें पढ़ सकते हैं। मैं जब भारत से बाहर गया और इस्तांबुल पहुंचा तो वहां मैंने एक शब्द लिखा देखा रोमन भाषा में, जो मुझे याद आ गया। मैडम बार बार कह रही थी, मैडम तिवारी, दिक्कत। वहां लिखा हुआ था दिक्कत एयरपोर्ट पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो तुर्की है, यहां पर ये दिक्कत शब्द को लिखा हुआ है अंग्रेजी में। मैं उसके पास तक गया जहां से लिखा हुआ था और चारों खाने से मैं गिर गया। पानी पड़ा हुआ था। वहां पर किसी ने अभी अभी पोंछा लगाया था और इसमें लिख दिया गया था वह दिक्कत। जैसे यहाँ लिख दिया जाता है सावधान, मुझे लगा हिंदी तो यहाँ तक आ गई है। फिर मैं दुबई गया तो दुबई में मैंने लिखा हुआ देखा शुक्रिया। मैंने कहा हिंदी तो यहाँ पर भी है, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। फिर मैं और आगे गया और मैंने लिखा देखा खलास। मैंने कहा हिंदी तो यहाँ पर भी है। तो आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां हिंदी आपको किसी न किसी रूप में मिलती है। यदि आप उसे कहें नहीं साहब ये तो तुर्की है या ये अरबिक है या कोई और भाषा है, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आलू से लेकर काजू तक जितने भी हिंदी में शब्द हैं वे बाहर से आए हैं। तो हिंदी विश्व भाषा बने या न बने, विश्व में इस भाषा का प्रयोग करने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसी बात नहीं हिंदी नहीं जानते तो लोग आप अपनी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करें। अभी सुबह तिवारी जी ने कहा और मैं ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने तो संस्कृत का श्लोक बोला, मेरा मन किया कि इसको मैं नोट कर लूं, कहीं मैं भी इसका प्रयोग करूंगा। तो उन्होंने कहा मातृभाषा। हम जब हिंदी में शुद्धि करते हैं तो मातृभाषा को मातृभाषा कर देते हैं कई बार, ओनली। अब मेरे बेटे की पितृभाषा या मातृभाषा हिंदी है और उसकी पत्नी की मातृभाषा अमेरिक है, तो मेरा जो पौत्र होगा उसकी मातृभाषा क्या होगी? मैं चाहता हूं उसकी मातृभाषा ना हो, उसकी पितृभाषा हो, उसके पिता की जो भाषा है वो उसकी भाषा बने। मैं जब ऋषि सूरत के घर गया तो ऋषि सूरत की पत्नी की भाषा क्या है
कन्नड़, नम्मा हुड़की, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या है? ऋषि सुनक की मातृभाषा है पंजाबी। उनके बच्चों की मातृभाषा क्या होगी? ना, पता नहीं कौन सी भाषा। वैसाई भाषाएं बोलते हैं घर में, कभी मातृभाषा बोलते हैं, कभी पितृभाषा बोलते हैं, और कभी पौत्र भाषा बोलते हैं। पौत्री भाषा, वो लड़कियां हैं पौत्री भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनके पितामह की भाषा पंजाबी है, पिता की भाषा अंग्रेजी है। तो जब हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हम अपनी भाषा को तो विश्व भाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बदलते हुए देखने से हम घबराते हैं। जैसा कि अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर ने कहा कि एक ऐसी डिक्शनरी बनाई जाए, शब्दकोश बनाई जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक शब्दकोश बनाइए इंग्लिश का, और अपने विश्वविद्यालय में ही बनाएंगे, जिसमें उर्दू भी हो और इसमें हिंदी भी हो और सब कुछ हो। मैं आपको एक विद्वान व्यक्ति का एक ट्विटर अकाउंट से लिया हुआ एक पीस सुनाता हूं। यदि आप मुझे बता दें कि ये किसने किया होगा तो मैं आपको मान जाऊंगा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना? एक दूसरा है, कमरिया करे लपालप की लालीपोप लागे लू। ये भी उसी व्यक्ति का है, मैडम कह रही रवि किशन। तीसरा है, ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, गैंग को भी $8 देने होंगे। ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, गैंग को भी $8 देने होंगे। ये 3 ट्वीट हैं जो मैंने आज सुबह देखे, और इन ट्वीट को करने वाले हैं एलन मस्क। एलन मस्क का नाम सुना आपने? वे ट्विटर के दंपति हैं। दंपति तो नहीं है, उन्होंने दम खा संपत्ति तो है। वे दुनिया के पहले आदमी हैं जो दुनिया के सबसे रईस आदमी है, और उन्होंने पिछले एक हफ्ते में $300 अरब का नुकसान उठाया। तो हिंदी विश्व भाषा बनी कि नहीं बनी? बनी। ये तीनों ट्वीट उनके हैं, लेकिन इसमें पेंच है, क्योंकि ये तीनों ट्वीट किए गए हैं एलन मस्क के अकाउंट से, जो फेक है, जो फेक अकाउंट है। तो हमारी दुनिया में यह भी है कि हम बोल देते हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन हम कहते नहीं, किसी और ने कहा होगा। अब ये भी जानने वाली बात है कि ये बात किसने कही। ये बात कही इयान अलिस्टर वुलफोर्ड ने। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो 2 विदेशी विद्वान कर रहे थे। ये ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के प्राध्यापक हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के प्राध्यापक एलन मस्क के नाम से फेक अकाउंट बनाकर हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। तो हिंदी वहां तक पहुंची जहां तक एलन मस्क नहीं पहुंचे। एलन मस्क को इसका संज्ञान लेना पड़ा और कहना पड़ा, भाई माफ करो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा फोटो जरूर है, लेकिन ये प्रोफेसर ऑस्ट्रेलिया का है। और वही बात फिर इन्होंने भी शोध किया है, और किस पर शोध किया है ये आपको शोध करना चाहिए कि ये भारत से किस विषय पर शोध कर गए, ये जाकर वहां प्रोफेसर हैं। अभी किसी ने कहा कि आज ये बात मत कीजिए, 14 सितंबर के लिए छोड़ दीजिए।
राजभाषा को 14 सितंबर के लिए छोड़ दीजिए। आज तो विश्व हिंदी दिवस है। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं बाहर, मैंने उनसे ही जरूर पूछा है कि आपकी मातृभाषा क्या है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं उनसे पूछता हूं कि आप अपनी भाषा का डे कब मनाते हैं। हम हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हैं, आप कब मनाते हैं? मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि हम इस दिन हिंदी डे मनाते हैं या इस दिन अपनी भाषा का डे मनाते हैं। आज हमारा अमेरिक का डे है, आज हमारा तुर्की का डे है। मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई अपनी भाषा का डे मनाता हो। मैं परेशान हो गया कि कहीं तो पता चले कि हिंदी की तरह से किसी देश में डे मनाया जाता होगा, लेकिन मुझे इसका जवाब कहीं नहीं मिला। तो मैं ऋषिकेश पहुंचा, संन्यास लेने ही वाला था कि साधु ने मुझे बताया कि बेटा ये लोग हिंदी डे नहीं मनाते, हम मनाते हैं, क्योंकि हम हर चीज में कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लंदन में भी टेम्स नदी है, मगर वहां पर कोई स्नान करने नहीं जाता टेम्स नदी में। टेम्स नदी माता नहीं कही जाती, ये नहीं कहते हर हर टेम्स। या कोई नील नदी तो गंगा से भी बड़ी है, लेकिन कोई गंगा को ये नहीं कह, गंगा को कहते हैं हर हर गंगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता हर हर नील। या नील के बारे में, नील नदी के बारे में कोई चालीसा नहीं लिखेगा, कोई कविताएं नहीं बनाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पत्थर भी पूजे जाते हैं, जहां पर नदियों का सम्मान होता है। भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अभी कोई विद्वान कह रहा था कि मातृभाषा क्यों कहते हैं? नहीं, कई भाषाएं दुनिया में ऐसी हैं जहां पर भाषा को मातृभाषा नहीं कहते, पितृभाषा कहते हैं। और आज के जमाने में जब टॉयलेट भी न्यूट्रल होने लगे हैं, 3 लिंग होने लगे हैं, आप मातृभाषा कह करके उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है। तो मातृभाषा की संकल्पना वहां जाकर के समाप्त हो जाती है जहां से हमारा नया युग शुरू होता है। इसलिए हमें देखना यह होगा कि हम अपनी भाषा को कहां तक ले जाते हैं। जैसा कि कहा गया सुबह बीज वक्तव्य में कि 5 क्वालिटीज आपको चाहिए भाषा की। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है और जो आर्थिक वाली बात है कि यदि आपकी भाषा में इतनी आर्थिक शक्ति है। मैकाले ने अंग्रेजी को हमारे यहाँ पर लाने की जरूरत इसलिए की कि उसने देखा कि हिंदी या भारतीय भाषा पढ़ने वाले या संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाने वाले पहले नौकरी मांगते हैं, जैसे बाहर आते हैं, और हमें उनको स्कॉलरशिप देकर पढ़ना पड़ता। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाला नौकरी नहीं मांगता, उसे नौकरी मिल जाती है। तो यदि हमारी रोजगार, हमारे MA हिंदी करने वाले विद्यार्थी को भी कोई अच्छा व्यवसाय मिल जाए, कोई कार्य कर ले वो, तभी हमारी हिंदी विश्व भाषा बनेगी। फिर बाहर के लोग भी कहेंगे भाई हम भी हिंदी में कर लेते हैं। तो यदि हम अपनी भाषा को विश्व भाषा बनाना चाहते हैं तो हमें हिंदी को भी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना होगा। हिंदी में भी कुछ ट्रिलियन तो मिले, अगर पैसा मिलेगा तो हिंदी भी बन जाएगी। एक बात और, अनुवाद की बात की गई। अभी एक रेत समाधि नामक उपन्यास को बुकर मिला है। वो रेत समाधि को नहीं मिला गीतांजलि के उपन्यास को, उसके अनुवाद को बुकर प्राइज मिला, जो किसी अमेरिकन महिला ने, डेजी रॉकवेल ने उसका अनुवाद किया। तो अनुवाद के द्वारा भी हम अपनी भाषा को बढ़ाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि डेजी रॉकवेल को उपन्यास के अनुवाद पर जो पारिश्रमिक मिलता है वह
आधा आधा बांट लिया जाता है। लेकिन भारत में अगर वो डेजी रॉकवेल की बजाय कुमारी फूलवती होती तो उसका नाम भी कहीं आपको पुस्तक में न मिलता। बहुत सारी कृतियां जो बचपन में हम पढ़ते थे, जो बड़े होने के बाद पता चला कि ये तो अनुवाद हम पढ़ा करते थे, हंस कुमार तिवारी नाम के व्यक्ति अनुवाद करते थे, ये हमें बाद में पता चला। तो हम अपने अनुवादकों को, आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुवादक मूल लेखक से ज्यादा शरीफ होता है। ये डेजी रॉकवेल ने कहा है, ट्रांसलेटर्स आर जस्ट लाइक राइटर्स एक्सेप्ट दे आर वेरी जेंटल एंड नाइस। मैं कहूंगा अनुवादक ससुर के समान होते हैं जो किसी की कन्या को अपने घर में लाकर रखते हैं और उसे पुत्री के समान समझते हैं। ऐसा ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी, ये तो कहते हैं कि पिता अपनी बेटी को भेजता है, लेकिन सारी जिंदगी जो व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान या न परेशान है, वो किसी की पुत्री को अपने घर में ला करके उसको शरण दे और उसका लालन पालन करे, करने में सहायता करे, सहयोग करे, तो अनुवादक का कार्य भी उतना ही, जब तक हम अपनी भाषा के अनुवादकों को वह सम्मान नहीं देंगे तो हमारी हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा कि शुरू में कहा गया, वह भाषा ही समृद्ध, यह भी एक लक्षण है विश्व भाषा बनने का। यह भी लक्षण है कि आपकी भाषा में और आपकी भाषा से कितने अनुवाद हो रहे हैं। यदि अनुवाद नहीं हो रहे हैं तो अभी आपकी भाषा विश्व भाषा नहीं बन सकती। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो लक्षण किसी भाषा को विश्व भाषा बनाते हैं, क्या हमारी भाषा में वो लक्षण है, और यदि वे लक्षण नहीं है तो हमें पहले तो वे लक्षण लाने पड़ेंगे। और ये भी देखना होगा कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, क्या कुछ और जरूरत है। जैसा कि बताया गया, 3 बिलियन शुरू में खर्च होंगे और उसके बाद 50 मिलियन हर साल खर्च होंगे, तब हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में जा सकती है, क्योंकि उनको 5 भाषाओं में अनुवादकों की जरूरत रहेगी। वो वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, 6 साथी होगी तो 6 भाषाओं के, तो उनका पूरा खर्च देना पड़ेगा हिंदी वालों को। और शुरू में ये तामझाम स्थापित करने के लिए पैसा देना होगा। ऐसी बात नहीं, हिंदी को हम नहीं चाहते वापस उठा, लेकिन इतना पैसा हमेशा खर्च करना पड़ेगा। जितना फ्रांस को भी खर्च करना पड़ता है, जर्मनी को भी खर्च करना पड़ता है, और खर्च करते हैं तेल देने वाले देश भी, जो अरबिक उनकी भाषा आ गई, मतलब चीन भी देता है, और ये एडवांस में देना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हैं जो हमारी भाषा को अभी बनने से रोक रहे हैं। और अपने देश की भी एक समस्या है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, अभी तो हमारे देश में ही नहीं बन पा रही है, सबके साथ में हम मिल नहीं पा रहे हैं। अभी भी तमिलनाडु का नाम हमें जरूर लेना पड़ता है, जब हम हिंदी का जिक्र करते हैं, तब हम तमिलनाडु का भी गौरवगान करते हैं। तो इसलिए आपको सबको मुबारक हो आज का दिन, और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ बीज वक्ता का, मुख्य वक्ता का, अन्य वक्ताओं का, जिन्होंने बड़े ही समझदारी से समय का पालन करते हुए अपनी बात कही। और मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ जिसने अपने वक्तव्य को न चाहते हुए थोड़ा सा लंबा कर दिया।